विनर कोचिंग क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, यानी कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कब होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होने का सबसे मुख्य कारण ये था, इसके पहले भी भारत में यूरोपियों का संबंध अच्छा रहा, यानी भारत और यूरोप के द्वारा एक दूसरे से व्यापार होता था। यानी भारत और यूरोप जो था, यहाँ पे एक भारत है मान लीजिए, और भारत किससे व्यापार करता था? यूरोप से व्यापार करता था। किससे व्यापार करता था? यूरोप से व्यापार किया करता था। लेकिन कैसे? तो स्थल मार्ग के द्वारा। किस मार्ग के द्वारा किया करता था? तो स्थल मार्ग से, यानी कि वह स्थल के द्वारा भारत में और यूरोप के द्वारा व्यापार हुआ करता था, एक दूसरे से व्यापार करते थे। लेकिन एक ऐसा समय आता है, विश्व इतिहास का एक ऐसा समय आता है 1453 विश्व इतिहास का एक ऐसा समय वो चला, एक ऐसा टाइम काल चल रहा था जिस समय अरब जो देश था वह क्या करता है? अरब जो होता है वो किस पे आक्रमण कर देता है? तो तुर्की का एक क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? तुर्की का एक क्षेत्र है। तुर्की का क्षेत्र था कस्तंतुनिया। कौन सा था? कस्तंतुनिया। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ? तो आप जानेंगे ये कि भारत और यूरोप के बीच पहले स्थल मार्ग से व्यापार हुआ करता था, लेकिन जैसे ही 1453 में अरब जो है कि तुर्की का क्षेत्र कस्तंतुनिया पे आक्रमण करता है, तो कस्तंतुनिया पे क्या करता है? अपना अधिकार जमा लेता है। और जब अधिकार जमा लेता है तो ये जो भारत यूरोप को जोड़ने वाला रास्ता होता है, इसको यह क्या करता है? बंद कर देता है। इसको ये क्या कर देगा? बंद कर दे। जैसे बंद करता है तो बंद करने के बाद जो यूरोपीय लोग थे, यानी कि सबसे पहले जानेंगे बंद कर दिया गया। अब मान लीजिए कि पहले का समय ऐसा चल रहा था कि अगर कोई रास्ता बंद किया तो दूसरे रास्ते का सर्च किया जाता था, और आज भी ऐसे होता है, कोई रास्ता बंद हो तो दूसरे रास्ते का सर्च किया जाता है। उसी प्रकार जब स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया तो उसी क्रम में यूरोपीय जो थे भारत से व्यापार करने के लिए क्या करते हैं? तो स्थलीय मार्ग को छोड़कर वो किसका अध्ययन करना शुरू करते हैं? किसकी खोज के क्रम में आगे बढ़ना शुरू करते हैं? तो समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू करते हैं। किसकी खोज करेंगे? तो समुद्री मार्ग का खोज करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? यानी कि भारत और यूरोप के बीच जब स्थल मार्ग बंद हो गया तो यूरोप क्या करता है? तो यूरोप में क्या करते हैं लोग? तो समुद्री मार्ग की खोज के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और उस क्रम में समुद्री मार्ग की खोज में सबसे पहला जो देश सामने निकल के आता है वो आता है पुर्तगाल। कौन सा देश आता है? तो पुर्तगाल एक ऐसा देश है जो कि समुद्री मार्ग की खोज के लिए सर्वप्रथम कदम उठाया था। यानी कौन ऐसा देश है? तो आप कह सकते हैं पुर्तगाल ही एक ऐसा देश है कि जो सर्वप्रथम क्या करता है? तो सर्वप्रथम समुद्री मार्ग की खोज के क्रम में सबसे पहला कदम किसका रखा गया? तो यूरोप में कौन सा था? वह था पुर्तगाल। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे इसके बारे में, तुर्की के बारे में। तुर्की का जो तुर्की देश का जो राजधानी होता है, राजधानी क्या है तुर्की का? तो आप कह सकते हैं तुर्की का राजधानी है अंकारा। कहाँ है? तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। जबकि इसका मुद्रा क्या है? तो मुद्रा आप कहेंगे लीरा है। मुद्रा आपका क्या है? तुर्की लीरा कह सकते हैं। इसकी मुद्रा क्या है? तुर्की लीरा। यानी कि आप कह सकते हैं, चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। समुद्री मार्ग की खोज के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आएगा, और उस पुर्तगाली में और उसमें नेतृत्व भी करने वाला कोई होगा। तो नेतृत्व करता है तो पुर्तगाली का एक प्रिंस होता है, पुर्तगाली का एक नेतृत्व करता है जिसका नाम है प्रिंस हेनरी। जिसका नाम क्या है? प्रिंस हेनरी एक वहाँ के नेतृत्व करता होता है। इसी के नेतृत्व में सबसे पहले कोलंबस क्या करते हैं? कोलंबस भारत का खोज करने के लिए आते हैं। जैसे भारत के खोज करने के लिए आते हैं तो इन्होंने 1492 में भारत की खोज न करके, यानी समुद्री मार्ग से भारत न पहुंच के वो कहाँ निकल जाता है? तो वह पहुंच जाते हैं अमेरिका। इस प्रकार इन्होंने 1492 में यूरोप से अमेरिका को ले जा करके जोड़ देते हैं। यानी कि
1492 में उन्होंने क्या कर दिया, अमेरिका की खोज कर दिया। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका की खोज कर दिया हो क्योंकि इससे पहले का भी इतिहास, क्योंकि हम लोग को पता है कि इससे पहले भी अमेरिका था, लेकिन जो समुद्री मार्ग की खोज थी वह सर्वप्रथम किसने किया, तो कोलंबस द्वारा किया गया। यानी कोलंबस द्वारा कहा जाता है बोलचाल के भाषा में कि कोलंबस द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज कर ली गई। उसके बाद 1498 में, 1400 किस सन में, 1498 में एक और पुर्तगाली वहां से चलते हैं जिनका नाम क्या होता है, वास्को दी गामा। जिनका नाम क्या होता है, वास्को दी गामा। वास्को दी गामा जैसे वहां से चलता है 1498 में, तो वह क्या करता है, वह 1498 में वहां से चलता है। अब मात्र 23 दिन के यात्रा में, कितने दिन की यात्रा में, 23 दिन के यात्रा में वह भारत के केरल राज्य में वह क्या करता है, केरल राज्य का एक बंदरगाह होता है। और बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ से जहाजी बेड़े को लगाया जाता है, जहाँ से व्यापार शुरू किया जाता है, आवागमन जहाँ से होता है। तो 23 दिन के बाद 1498 में वास्को दी गामा जो है वो कहाँ पहुँच जाता है, तो कालीकत बंदरगाह पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, कालीकत बंदरगाह पहुँचता है। अब कालीकत बंदरगाह जो है वह किस राज्य में स्थित था, तो वह स्थित है केरल में। किस राज्य में स्थित है, केरल में। यानी कि पुर्तगालियों का जो आगमन हो गया किस सन में हो गया, 1498 में। तो जैसे हम लोग को पता चल गया कि पुर्तगाली का आगमन किस सन में हुआ, तो 1498 में हुआ। क्यों आगमन हुआ, तो हम लोग पता है क्योंकि पहले भारत और यूरोप से व्यापार हुआ करता था। और तुर्की जो अरब जो देश है वो तुर्की के क्षेत्र कस्टनतुनिया पे 1453 में क्या करेगा, आक्रमण कर देगा। आक्रमण करने के बाद से तुर्की को अपने अपने क्षेत्र में ले लेता है, आधिपत्य जमा लेता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच क्या क्या होता है, रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। और उसमें क्या करते हैं, पुर्तगाली देश क्या करते हैं, समुद्री मार्ग की खोज के क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और 1492 में प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में क्या करते हैं, कोलंबस को भेजा जाता है जिसने अमेरिका की खोज कर दी। और उसके बाद 1498 में हालांकि आते हैं कोलंबस किसके खोज के लिए, भारत की खोज के लिए, क्योंकि उनको व्यापार करना था भारत से। तो अब आएंगे 1498 वास्को दी गामा 23 दिन की यात्रा में हिंद महासागर के रास्ते होते हुए, और किस रास्ते से आते हैं, तो आप कहेंगे केप ऑफ गुड मार्ग से आते हैं। किस मार्ग से आते हैं, केप ऑफ गुड मार्ग से। ये पहुंचता है कहाँ, तो ये पहुंचता है आपका बंदरगाह कौन सा है, कालीकत बंदरगाह पे। जैसे आने का संकेत देते हैं भारत में, तो भारत में उस समय केरल के जो कालीकत के जो केरल के राजा थे उनका नाम था क्या, जमोरियम। उसका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, जमोरियन है। जमोरियन क्या करेंगे, उनका नाम क्या है, जमोरियन। जमोरियन क्या करते हैं, तो जमोरियन जो होता है वह वास्को दी गामा का भव्य स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के बाद से उनको आदर सहित भारत में प्रवेश दिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे आखिरकार 1498 में शासक किसका था। तो 1498 जो था उस समय दिल्ली का जो शासन था वो लोधी वंश के हाथ में था। किसके वंश में था, लोधी वंश के हाथों में था। किस वंश के हाथ में था, यानी पूछा जाएगा कि जिस समय पुर्तगाली वास्को दी गामा प्रवेश करता है भारत में, उस समय किस वंश का शासन चल रहा था, तो लोधी वंश का। और लोधी वंश में कौन सा शासक था, तो वह था सिकंदर लोधी। कौन सा था जी, तो सिकंदर लोधी था। कौन सा था, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी क्या किया था, वही सिकंदर लोधी है जिसने 1504 में क्या करता है, 1504 में आगरा शहर को बसाया था। किसको बसाया था, आगरा शहर को किसने बसाया, तो आपको आ सकता है आगरा शहर को किसने बसाया है, तो वह बसाया सिकंदर लोधी, जो किस सन में, 1504 में आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोग जान गए कि मतलब 1498 में जब पुर्तगाली आते तो उस समय कौन शासक थे। ठीक है, अब देखिए स्थिति क्या बनती है। वास्को दी गामा 23 दिन कालीकत बंदरगाह पे आता है और यहाँ से क्या करता है, बहुत सारे सामान को, यानी कि जितना उसके पास था, एक प्रकार का वो नाविक था, और जितना भी सामान उसके पास खरीदने का था उतना सामान खरीद के यहाँ से ले जाता है। और खरीद के मान लीजिए कि वह 100 रुपया का सामान यहाँ से खरीद कर ले गया था। कितने रुपए का सामान खरीद के ले गया था, 100 रुपए का। 100 रुपए का जब सामान खरीद के लेके गया
तो वहाँ पे सब खर्चा अगर जो जितना भारत में लगाया था और जितना आने जाने में खर्चा लगा उसको निकाल दिया, तो भी उसको 7% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 7% का, यानी 100 रुपया में 40 रुपया उसका खर्चा और सामान का मूल्य हो गया। और 7 रुपया जब उसको अधिक मिला, तो व्यापार की दृष्टि से कई बार वो क्या करता है, आवागमन करता है, और वह क्या करता है, प्रिंस हेनरी को बताने का प्रयास करता है। तो प्रिंस हेनरी क्या करते हैं, वह क्या करते हैं, तो वह अब वहाँ से अपना वायसराय बना के भेजेंगे। और वायसराय बनाकर भेजेंगे क्यों? तो वहाँ पे क्या करने के लिए, यहाँ पे प्रसार करने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और उस क्रम में सबसे पहला वायसराय जो होता है इनका कौन होता है? तो पहला वायसराय जो होता है पुर्तगाली वायसराय, वायसराय कौन सा है? तो सबसे पहले आते हैं अल्मोदा। कौन से आते हैं जी? अल्मोदा एक वायसराय आएंगे। जो देखिए सबसे पहले कौन से वायसराय आएंगे, तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि सबसे पहले आएंगे अल्मोदा। जो किस सन में आएंगे, तो 1505 में आएंगे। और कितने सन तक रहेंगे, तो 1509 तक रहेंगे। किस सन तक रहेंगे? प्रथम वायसराय कौन आया है भारत में, तो वह है अल्मोदा, जो 1505 में आएंगे और 1509 तक रहेंगे। और ये क्या करेंगे, अपने जब ये वायसराय बन के आते हैं, तो देखिए जब कोई वायसराय बन के आया तो वो कंपनी को बढ़ावा देने के लिए सोचेंगे। तो सोचने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इनका, वो ब्लू वाटर पॉलिसी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये हुआ, इन्होंने क्या किया, एक दिमाग लगाते हैं कि जितना हिंद महासागर का एरिया है जहाँ पे जहाजी बेड़ों को लगाया जाता है, उसको अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये है कि जितना जहाजी बेड़े जिस किनारे पे लगाया जाता है, जिस बंदरगाह पे, उसको सबको क्या कर लो, अपने आधिपत्य कर लिया जाए। तो ब्लू वाटर पॉलिसी करके उसको नियंत्रण में करने का प्रयास करते हैं। यानी कि अल्मोदा सबसे महत्वपूर्ण काम यही करके गए थे। ठीक है, जैसे यहाँ से ये चले जाते हैं, तो फिर कौन आ जाएंगे, तो फिर आएंगे आपके अल्बुकर्क। कौन आ जाएंगे? आपके वहाँ से पहुँचेंगे दूसरा जो वायसराय होंगे, ये तो पहले वायसराय हैं, दूसरे वायसराय कौन से होंगे? अल्बुकर्क होंगे। कौन से होंगे? अल्बुकर्क। यह एक ऐसे वायसराय हैं जो दूसरे नंबर पे आते हैं। और किस सन में आते हैं, तो 9 में गए तो 1509 में बन के आता है। अब 1515 में, किस सन में? 1509 में आएंगे। अब 1515 तक ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे भारत में उपस्थित रहेंगे। 1509 में आएंगे या 1515 तक भारत में रहेंगे। और भारत में रहने के बाद सर्वप्रथम इन्होंने, इन्हीं के नेतृत्व में 1510 में आदिल शाह के द्वारा, किसके द्वारा? आदिल शाह से बीजापुर अभियान में किससे? आदिल शाह से बीजापुर अभियान में गोवा को जीत लेते हैं। किसको जीत लेते हैं? गोवा को जीत लिया, गोवा को जीत लेते हैं 1510 में। आदिल शाह से गोवा को क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। गोवा को जीतने के बाद एक बात याद रखेंगे, 1510 में गोवा को जीतते हैं और 1961 में गोवा से पुर्तगाली भगते हैं। यानी कि देश आज़ाद होने के बाद भी ये गोवा को अपने आधिपत्य बनाए रखें। और 1961 में जब यहाँ से जाते हैं तो इनको स्वागत सहित यहाँ से वापस भेजा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब 15 अल्बुकर्क आएंगे तो क्या करेंगे, 1510 में क्या करेंगे, गोवा को क्या करेंगे, सबसे पहले गोवा को इन्होंने जीत लिया। ठीक है, इसके बाद से कौन आ जाएंगे, तो इसके बाद से आपके जो दूसरे वायसराय आ जाएंगे। अब इसके बाद एक और पॉइंट थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग कि और क्या पॉलिसी चलाते हैं। तो पहला जो पॉलिसी है वो क्या कह सकते हैं कि अल्बुकर्क जो करते हैं आदिल शाह से गोवा को जीत लेते हैं। दूसरा जो है 3G इस्तेमाल करते हैं। 3G का मतलब ये होता है 3G की चाह रखने वाला। 3G का मतलब गॉड। 3G का मतलब पहला क्या होगा, गॉड। उसके बाद से दूसरा क्या था, गोल्ड। और तीसरा क्या था, तीसरा जो था ग्लोरी। यानी कि इसका अर्थ होता है, गॉड का मतलब वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। कौन? तो वह है आपके अल्बुकर्क जो थे वो क्या करना चाहते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, गोद का मतलब, उसके बाद से गोल्ड यानी कि धर्म, पैसे का, धन का इच्छा रखते हैं। उसके बाद से ग्लोरी। ग्लोरी का अर्थ क्या होता है, तो ग्लोरी का अर्थ ये हो जाएगा अपने आप को प्रतिष्ठित दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट को आप अवश्य याद रखेंगे।
उसके बाद से हम लोग आते हैं, तो उसके बाद से तीसरा जो वायसराय बन के आते हैं, तीसरा जो आते हैं नीनो दी कुन्हा। कौन से आते हैं तीसरे वायसराय? कौन से होंगे? नीनो दी कुन्हा। कौन से आएंगे? नीनो दी कुन्हा। ये तीसरे वायसराय बन के आएंगे और करते क्या है नीनो दी कुन्हा? तो नीनो दी कुन्हा का एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 1535 में उन्होंने क्या किया? 1535 और 1559 में, यानी 1535 में दमन को जीत लेते हैं, अब 1559 में दीव को जीत लेते हैं। यानी इन्होंने क्या किया? नीनो दी कुन्हा का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या रहा? तो 1535 में दमन को जीत लेते हैं, अब 1559 में दीव को जीत लेते हैं। ठीक है, तो ये था पुर्तगाली का इतिहास। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं आगमन सबसे पहले किसका होता है? तो पुर्तगाली 1498 में। उसके बाद कौन आते हैं? डच आते हैं 1595 में। अंग्रेज किस सन में आएंगे? 1600 में। फ्रेंच कब आते हैं? 1664 में। देखिए, कंपनी के आगमन का क्रम तो इस क्रम है, लेकिन जैसे स्थापना की बात आती है तो डच नीचे चले जाएंगे, अंग्रेज ऊपर चले जाएंगे। यानी कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में, अंग्रेज की 1600 में, 1600 में स्थापना कर लिए। लेकिन डच जो होते हैं 1595 में आते हैं और 7 वर्ष बाद अपने कंपनी की स्थापना करेंगे। फ्रेंच भी होता है, 1664 में आता है और 1664 में अपने कंपनी का क्या कर लेगा? स्थापना कर लेगा। अब हम लोग जानेंगे कि अब जब कंपनी का स्थापना हो गया तो कोठी बनाया होगा, बड़े बड़े कोठी उसमें वस्तु को रखने के लिए। तो उसमें जो पहला था पुर्तगाली, तो पुर्तगाली कहाँ है? सबसे पहले केरल आया। कालीकत में केरल की जो राजधानी तो कहा थी? कोची। केरल जो था वो केरल का एक क्षेत्र पड़ता है कोचीन, और कोचीन में ही अपनी पहली फैक्ट्री बैठाने का प्रयास किया। कौन? तो ये जो थे पुर्तगाली, इनकी कोठी कहाँ बनी? कोचीन में। अंग्रेज की कहाँ बनी थी? तो आप कह सकते हैं सूरत में। डच का कहाँ बना था? तो डच का आप कह सकते हैं, डच का जो बना हुआ था वो था मसूलीपट्टनम में। उसके बाद से फ्रेंच का कहाँ बना? तो फ्रेंच का भी सूरत ही बना हुआ था। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार पुनः अध्ययन करते हैं। यानी कंपनियों के आगमन के क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? पुर्तगाली, फिर कौन आएगा? डच आएगा, फिर आएंगे अंग्रेज, फिर आएंगे फ्रांसीसी, फ्रेंच आएंगे। उसके बाद से स्थापना के क्रम में सबसे पहले कौन सा आएंगे? तो पुर्तगाली आएंगे, अंग्रेज आएंगे, डच आएंगे और उसके बाद से फ्रेंच आ जाएंगे। ठीक, अब जो होता है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस मार्ग की खोजने की आवश्यकता, समुद्री मार्ग की खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आप कहेंगे कि सर्वप्रथम जो यूरोप और भारत का जो व्यापार हुआ करता था, कैसे हुआ करता था? तो स्थल के मार्ग से हुआ करता था। ठीक है,